लास्ट सेशन में हम लोगों ने फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेक्ट और ऑप्शन के बारे में। अगर आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा तो कभी कभी वहाँ पे आप लोगों को एक लिस्ट दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, और वहाँ से आप कोई ऑप्शन चॉइस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब ये काम कैसे करना है आइए देखते हैं। तो ये क्लास 8 है, तो मैं यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ क्लास 8 के नाम से। और ये सारे ही जो कोड हैं वो आपको मिल जाएंगे रिसोर्स वाले सेक्शन में। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया है क्लास 8.html। सबसे पहले हम यहाँ पर जो बेसिक सिंटैक्स है वो लेकर आएंगे और मैं नाम रखता हूँ क्लास 8। आपको पता है कि जो भी फॉर्म के एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म टैग के अंदर ही काम करते हैं, तो हमें यहाँ पर फॉर्म टैग लगाना होगा। देन जो भी कोड है हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बेसिकली जब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो आप सेलेक्ट इस टैग का यूज़ करते हो। तो हमने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट लिखने के बाद क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। बट उस लिस्ट में कौन कौन से ऑप्शन दिखाई देने चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए आप ऑप्शन टैग का यूज़ करते हो। तो हमने यहाँ पर लिखा ऑप्शन टैग। देन लिस्ट में जो भी ऑप्शन आपको दिखाने हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। लाइक हमने यहाँ पर लिखा उन्नाव, और मैं इसकी 3-4 कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। एक मैं कर देता हूँ कानपुर, एक को मैं कर देता हूँ झांसी, और एक को मैं कर देता हूँ दिल्ली, और एक को हमने कर दिया है नोएडा। ठीक है जी, इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद इस पेज को ओपन करते हैं ब्राउज़र पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लिस्ट आ चुकी है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला ऑप्शन है वही सेलेक्टेड रहता है। आप देखिए इस लिस्ट में सबसे ऊपर उन्नाव है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर उन्नाव शो कर रहा है। बट जो ये आपने लिस्ट क्रिएट की है ये तो फ्रंट एंड के लिए सही है, बट जब बात आएगी डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस में तो आपको यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट यूज़ करने होंगे। अब बात ये आती है कि मान लीजिए आपने यूजर से कहा कि भाई साहब मैं एक क्रिएट करता हूँ लेबल। मैंने यहाँ पर लिखा लेबल सेलेक्ट योर सिटी। मैंने यूजर से बोला कि जो आपका सिटी है उसको सेलेक्ट कर लिए, और मैं यहाँ पर एक लेबल क्रिएट करता हूँ फॉर मैं कर देता हूँ सिटी। तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पर सेलेक्ट के अंदर लिखना पड़ेगा आईडी, और मैंने यहाँ पर कर दिया है सिटी, क्योंकि फॉर के अंदर जो वैल्यू है और जो वैल्यू आईडी के अंदर है ये सेम होनी चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बट जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हाईलाइट हो जा रहा है क्योंकि हमने इसको इसके साथ में बाइंड कर दिया है। बट हमें इस वैल्यू को डेटाबेस में भी भेजना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू को गेट करना होगा। तो हमने क्या किया कि भैया जो ये लिस्ट है ना इसमें हम जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमने नेम डिफाइन कर दिया है और नाम हमने रख दिया है सिटी। तो जब ये वैल्यू जब इस फॉर्म को सबमिट किया जाएगा तो उस केस में सिटी के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो आप इनमें से सेलेक्ट करोगे। तो मैं प्रत्येक ऑप्शन की एक एक वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने इसकी वैल्यू कर दी है वैल्यू UN यानी कि उन्नाव, और इसकी वैल्यू कर देता हूँ KNP, है ना, जो आप रखना चाहें, जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, जिसके ज़रिए। इसकी वैल्यू कर देता हूँ मैं वैल्यू झांसी है तो मैं कर देता हूँ JH। ठीक है, और इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ लाइक DL। ठीक रहेगा DL, और इसको मैं कर देता हूँ ND।
इसको हमने सेव किया, पेज को हमने किया रिफ्रेश, और मैं क्या करता हूँ लगे हाथ यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जब डेटा यहाँ से जा रहा है तो वो किस प्रकार से जा रहा है। तो हमने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट, नेम कर देता हूँ सब, सेव किया, और आप देखेंगे कि यहाँ पर पूछ रहा है सेलेक्ट योर सिटी। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है लाइक झांसी। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिटी और जो उसकी वैल्यू हमने सेलेक्ट की थी झांसी, उसका एक पेयर URL में अपेंड हो गया है। देन हम लोग इसे PHP की सहायता से गेट करके डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। तो मुझे आशा है कि जो इसका कॉन्सेप्ट है सेलेक्ट का वो आपको समझ में आया होगा कि सेलेक्ट के अंदर आप एक एट्रीब्यूट यूज़ करोगे नेम, और उसमें जो आप दोगे ना इसकी वैल्यू, उसी में आपकी इनमें से जो वैल्यू जिस पे यूज़र क्लिक करेगा वो वैल्यू इसके साथ में एसोसिएट हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि आप एक लिस्ट देते हैं और उस लिस्ट में यूजर से एक से अधिक ऑप्शन को सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। अभी क्या हो रहा है कि यूजर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर सकता है, बट अगर आप एक से अधिक ऑप्शन को सेलेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल, बस। तो इससे क्या होगा, जो लिस्ट है उस लिस्ट में जो ऑप्शंस हैं यूजर एक से अधिक सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती होगी शायद, मल्टीपल, ठीक तो है, मल्टीपल, नेम सिटी और यहाँ पर मल्टीपल, इसको हमने यहाँ से क्लोज कर रखा है। इसको हम सेव करते हैं। हो सकता है कि जो ये ब्राउज़र सपोर्ट ना कर रहा हो, हाँ जी कर तो रहा है, बट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो इसका पहले इंटरफेस था वो अब चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले यहाँ पर बन के आता था इस बॉक्स टाइप का जिसको आप चेक करते थे, बट मुझे यहाँ पर कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट करना पड़ रहा है। अब देखना ये पड़ेगा कि ये काम भी कर रहा है या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसको मैंने कर दिया है रिफ्रेश, कानपुर और दिल्ली को हमने सेलेक्ट किया, सबमिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए सही है, यहाँ पर सिटी की वैल्यू कानपुर है और सिटी की वैल्यू दिल्ली है, यानी कि जो ये काम है प्रॉपर तरीके से कर रहा है। जो इसका इंटरफेस है वो अपडेट कर दिया गया है ब्राउज़र के द्वारा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से मल्टीपल वैल्यू यूजर से ले सकते हो। एक बार मैं और करके दिखाता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। मैंने इस बार उन्नाव, झांसी और इसके बाद नोएडा, इन 3 ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि एक वैल्यू सिटी में उन्नाव है, एक झांसी है और एक नोएडा है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बट अभी तक आप देख पा रहे थे, अगर मैं यहाँ से मल्टीपल को हटा दूँ तो आप देख पा रहे थे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला ऑप्शन था वही यहाँ पर सेलेक्टेड था। बट आपकी रिक्वायरमेंट है कि जब ये पेज लोड हो तो उस केस में जो झांसी है इसको दिखाया जाए सेलेक्टेड, तो आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा दैट इज सेलेक्टेड। इसको हमने कर दिया है सेव, और आप यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर झांसी लिख के आ रहा है क्योंकि हमने झांसी के अंदर सेलेक्टेड एट्रीब्यूट को लगा दिया है। तो ये था सेलेक्ट और ऑप्शन का कॉन्सेप्ट। बेसिकली अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से अभी एक ऑप्शन दिख रहा है बट यहाँ पर कम से कम 3 ऑप्शन आए, साथ में पूरी लिस्ट आए, तो आपको सेलेक्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा जो कि है साइज। मैंने कर दिया है 4। तो इस केस में क्या होगा, अभी यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, बट अब यहाँ पर 4 के जितना ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसको हमने यहाँ से कर दिया है सेव, और आप देखेंगे कि इस बार यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहे हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहे हैं, और बाकी के ऑप्शन भी आप स्क्रॉल करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था सेलेक्ट और ऑप्शन। इसके बाद जो अगला है, मैं यहाँ से BR कर लेता हूँ। इसके बाद जो अगला है वो है डेटा लिस्ट, कि अगर आपने कोई लिस्ट क्रिएट की है, आप चाहते हैं कि यूजर उसमें सर्च करके भी फाइंड आउट कर सके, तो आप डेटा लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो इनपुट एलिमेंट होता है उसके लिए प्री डिफाइंड ऑप्शन की लिस्ट क्रिएट करता है, बनाता है। तो कैसे बनाना है, तो हमने यहाँ पर लिखा डेटा लिस्ट, जो कि क्या है
टैग है डेटा लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। बट अब चूंकि ये क्या करेगा, इनपुट एलिमेंट के लिए प्री डिफाइंड ऑप्शन की लिस्ट क्रिएट करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा लिस्ट से पहले इनपुट एलिमेंट का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा इनपुट, देन आपको यहाँ पर टाइप का यूज़ नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है दैट इज लिस्ट, इसका यूज़ करना है। और हमने लिस्ट की वैल्यू को कर दिया है फॉर एग्जांपल कोर्स, ठीक है। अब आएंगे हम लोग डेटा लिस्ट के अंदर और यहाँ पर ऑप्शन क्रिएट करेंगे। बट जो डेटा लिस्ट है इसमें आपको एक लगानी पड़ेगी आईडी, और आईडी की वैल्यू भी वही लिखनी है जो आपने लिस्ट के अंदर दी है। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोर्स, ठीक है। अब बारी है यहाँ पर ऑप्शन को डिफाइन करने की। तो हमने यहाँ पर लिखा ऑप्शन, और इसे आपको क्लोज करने की नीड नहीं है इस डेटा लिस्ट में। तो इसको मैं 3-4 कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। इस ऑप्शन की वैल्यू हमने कर दिया है लाइक ओ लेवल, इसकी वैल्यू हमने कर दी है CCC, इसकी वैल्यू हमने कर दी है DCA, और इसकी वैल्यू हमने कर दी है ADCA, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पर ना लिखें तो ही ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू आपने यहाँ पर दी है उसी के बेसिस पर एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। जबकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, वैल्यू के अंदर दूसरी वैल्यू, साथ ही यहाँ पर हम लोग ऑप्शन टैग को क्लोज भी कर रहे थे। आप ऐसा कर सकते हो, बट डिफरेंस क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हमने सेव किया और मैं यहाँ पर देता हूँ एक लेबल कि भैया आपका जो कोर्स है ना उसको आप सेलेक्ट करिए। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ जाऊँगा, Ctrl+V करूँगा, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि ये किसके लिए है, ये है कोर्स के लिए। सेलेक्ट योर कोर्स, तो देखिए सेलेक्ट योर कोर्स हमने जैसे इसमें टाइप किया तो आप देखिए जो लिस्ट थी प्री डिफाइंड वो यहाँ पर शो हो गई है। तो इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी डेटा लिस्ट। देन इसके बाद जो अगला ऑप्शन है, अगला एलिमेंट है, वो है ऑप्शन ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन ग्रुप। यानी कि यहाँ पर जो आपके पास लिस्ट थी वहाँ पर क्या हो रहा था, सारे ऑप्शन एक साथ आ रहे थे, बट आप चाहते हैं कि जो ये ऑप्शन है मुझे इसका ग्रुप दिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई फॉर्म क्रिएट किया जिसमें आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं, तो आपने बता दिया कि यूपी में ये सेंटर हैं, मध्य प्रदेश में ये सेंटर हैं, राजस्थान में ये सेंटर हैं। तो आपने यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर रखा है। तो इस ग्रुप को क्रिएट करने के लिए हम लोग ऑप्शन ग्रुप इस टैग का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ से लगाते हैं BR, ठीक है जी। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना सेम तरीके से ही है जैसे आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की थी। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, सेलेक्ट, ठीक है। और सेलेक्ट के अंदर हम आएंगे और यहाँ पर ऑप्शन को डिफाइन करेंगे, बट उसके पहले हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ग्रुप इस टैग का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा ऑप्शन ग्रुप, और जो ये ऑप्शन ग्रुप है इसकी मैं लेबल क्रिएट कर देता हूँ कि ये किसके लिए है, ये है यूपी के लिए। तो लेबल ये किसके लिए है, यूपी के लिए। और मैं इस ऑप्शन ग्रुप के अंदर यूपी से संबंधित जो भी ऑप्शंस हैं उसको रखूँगा, और इसके लिए ऑप्शन जो टैग है इसका यूज़ करूँगा। तो हमने लिखा ऑप्शन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इसकी वैल्यू मैंने कर दिया है लाइक 89, या आप जो चाह रह सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा पे है। और हमने यहाँ पर शो करा दिया है 89, और मैं इसकी 2-3 कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कानपुर। इसी प्रकार से मैं एक और ग्रुप क्रिएट करता हूँ ऑप्शन का, जिसमें मैं रखूँगा उत्तराखंड, ठीक है। तो Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक। इसको मैंने कर दिया है UK यानी कि उत्तराखंड। और इसमें मैं कर देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हरिद्वार, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं ऋषिकेश, ठीक।
और इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ HD, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ RK। ओके, तो हमने यहाँ पर एक बनाई ऑप्शन ग्रुप किसके लिए, यूपी के लिए, और ये किसके लिए है, ये है उत्तराखंड के लिए। और मैं क्या करूँगा, जाऊँगा सेलेक्ट के अंदर और यहाँ पर लिखूँगा नेम, और नेम कर लेता हूँ एग्ज़ाम सेंटर की। भैया मैं यहाँ से एग्ज़ाम सेंटर की वैल्यू को सेलेक्ट करवा रहा हूँ, और इसमें एक आईडी देते हैं, आईडी में कर देता हूँ सेल, ठीक है जी। और इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेबल क्रिएट करेंगे, किसके लिए, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेबल फॉर, किसके लिए है, तो ये है सिक के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो वैल्यू आप लिखते हैं फॉर में वही वैल्यू आपको सिक में भी लिखनी होती है। तो लेबल फॉर सिक, और हमने यहाँ पर लिखा चूज़ योर एग्ज़ाम सेंटर। आप देखेंगे कि अभी क्या होगा कि जो आपके सामने लिस्ट दिखाई देगी वो आएंगे ग्रुप में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी, और ये यूपी में है, फिर यूके में। तो आपको इन तीनों में क्या डिफरेंस है, डेटा लिस्ट में, ड्रॉप डाउन में और ऑप्शन ग्रुप में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर हरिद्वार पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक किया, तो आप देखिए यहाँ पर लिख के आ चुका है एग्ज़ाम सेंटर यूडी, और यहाँ पर सब लिख के आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर उन्नाव की वैल्यू क्या दी थी, उन्नाव की वैल्यू हमने यहाँ पर उन्नाव दी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो एग्ज़ाम सेंटर के लिए या अदर टाइप की जो ऑप्शन ग्रुप लिस्ट है वो क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली आप जो लेबल के अंदर शो करते हो, लिखते हो, वो आपको यहाँ पर शो होता है, जो कि आपको दिख रहा है बोल्ड लेटर में। देन जो आप लिखते हो ऑप्शन में वो आपको यहाँ पर शो करता है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो जो इसके बाद मेन कंटेंट आता है, जिसमें आप सीखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट के बारे में। लाइक हमने यहाँ पर एक बनाया फील्ड इनपुट के नाम से, टाइप जो कि होता है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, नेम मैंने कर दिया है एफ नेम, इसको हमने किया सेव। जिसको मैं आता हूँ होम पे लिख देता हूँ नेम। तो यहाँ पर क्या होगा, लिख के आ जाएगा कि आपका नाम क्या है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ पहले BR, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से सही शो नहीं कर रहा है, ठीक है जी, अब सही है। इसने पूछा नेम, बट अगर आप चाहते हैं कि जो ये बॉक्स है ना इनपुट वाला, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा डल अक्षरों में कुछ लिख कर आए, तो इसके लिए आप यहाँ पर प्लेस होल्डर का यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर गए इनपुट फील्ड के अंदर, और हमने यहाँ पर लिखा प्लेस होल्डर इंटर योर नेम, ठीक है जी, इंटर योर नेम। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिख क्या आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर डल अक्षरों में लिख के आ चुका है इंटर योर नेम। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और कुछ टाइप करेंगे तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये होता है प्लेस होल्डर। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको फॉर्म फिल कराना होता है जिसमें कुछ फील्ड रिक्वायर्ड होते हैं कि आपको इस फील्ड को फिल करना ही होगा। तो इस काम को कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। अभी क्या है, ये फॉर्म खाली है, अगर मैं सबमिट करूँगा तो भी सबमिट हो जाएगा। बट आप चाहते हैं कि जो नेम है, जब तक कि नेम फिल ना किया जाए तब तक कि सबमिट नहीं होना चाहिए। तो मैं जाऊँगा इनपुट के अंदर और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा दैट इज़ रिक्वायर्ड, कि आपको ये फिल करना ही होगा। इसको हमने किया रिफ्रेश, मैंने सबमिट पे क्लिक किया बिना नेम फील्ड को फिल किए, तो आप देखेंगे ये बोल रहा है प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, कि भैया इस फील्ड को आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है प्लेस, ये होता है रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड और प्लेस होल्डर मैंने आपको बता दिया है। देन आप चाहते हैं कि जब कोई पेज लोड हो तो उस फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं उनमें से पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से फोकस करे, उसमें ऑटो फोकस होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए मैंने इस पेज को रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद अगर यूज़र कुछ भी लिखता है बिना किसी फील्ड पे क्लिक किए हुए तो बाय डिफ़ॉल्ट उस फील्ड में ही लिखना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर ऑटो फोकस का यूज़ करोगे।
तो हमने क्या किया, इसी के अंदर लगा दिया ऑटो फोकस कि जब ये पेज लोड होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रूप से इसी एलिमेंट को फोकस करेगा। आप देखिए यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ब्लैक कलर में इसको हाईलाइट कर रहा है और कर्सर को ब्लिंक कर रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, तो आप देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से इसको हाईलाइट किया गया है। और मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, तो जो कि इसी में लिखता जाएगा। तो आप इस प्रकार से ऑटो फोकस का यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ इनपुट, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके पहले लगाता हूँ BR और यहाँ पर एक लगाता हूँ BR और इसके बाद यहाँ पर बनाता हूँ इनपुट फील्ड और मैंने कर दिया है इनपुट टाइप टेक्स्ट। नेम मैंने कर दिया है सिटी, ठीक है जी, सिटी और यहाँ पे कर लेता हूँ सिटी। इतना करने के बाद हमने इसमें लगा दिया ऑटो फोकस और मैं यहाँ से ऑटो फोकस को हटा देता हूँ। तो अभी आप देखिएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पेज को हमने सेव कर दिया है, इसको हमने किया रिफ्रेश, तो आप पाएंगे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सिटी वाले फील्ड को फोकस कर रहा है, इसको हाईलाइट कर रहा है इस पेज के लोड होने पर। तो ये काम होता है ऑटो फोकस का कि जब पेज लोड हो तो उस केस में किस एलिमेंट पे, किस फील्ड पे फोकस होना चाहिए, ठीक है जी। अगला आता है रीड ओनली, कि आप यूज़र को कुछ कंटेंट दिखाना तो चाह रहे हैं बट यूज़र उस पर कोई भी एक्शन ना कर पाए, यानी कि उसको मॉडिफाई ना कर सके, सिर्फ वो देख सके। तो इसके लिए आप यहाँ पर रीड ओनली का यूज़ करते हो। तो मैं ये काम करके दिखाता हूँ आपको सिटी वाले ब्लॉक में। तो मैं यहाँ पर करता हूँ नेम सिटी और यहाँ से ऑटो फोकस को हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पर कर दिया है वैल्यू जो हमें शो करानी है, इनिशियल वैल्यू मैंने कर दिया है सिटी बाय डिफ़ॉल्ट रूप से उन्नाव। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर अभी तो उन्नाव लिख के आ रहा है बट यूज़र यहाँ से कुछ भी हटाकर अपने हिसाब से लिख सकता है। तो ऐसा ना हो, सिर्फ रीड कर सके, तो इसके लिए आप यहाँ पर रीड ओनली इस एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। इसको हमने कर दिया सेव और यहाँ पर देखिए लिख के आ चुका है उन्नाव। इसको कॉपी तो कर सकता है बट इसको एडिट नहीं कर सकता है। तो ये काम होता है रीड ओनली का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे करते हैं। जो फॉर्म से संबंधित एट्रीब्यूट्स थे, एलिमेंट्स थे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर मैंने आपके साथ में इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप नंबर, इनके बारे में चर्चा कर ली है जो कि HTML5 से पहले थे। बट कुछ नए इनपुट टाइप HTML5 में आए थे, तो मैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ सेव और एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जिसमें हम लोग क्या करेंगे, HTML5 में जो इनपुट टाइप आए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको हमने सेव कर दिया है, क्लास 8 HTML5 टाइप एट्रीब्यूट .html, ठीक है जी। और यहाँ पर हम लोग जो इसका बेसिक है वो ले लेते हैं और इसका नाम रखते हैं HTML5 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सब कि हम लोग जिस एलिमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो फॉर्म टैग के अंदर आता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉर्म टैग को लिखना होगा और उसी के अंदर हम लोग बारी बारी से एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लेबल क्रिएट करता हूँ, लेबल, और किसके लिए, तो मैं सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ कलर के लिए, क्योंकि जो कलर वैल्यू है ये भी HTML5 में इंक्लूड की गई है, इंट्रोड्यूस की गई है। तो मैंने बना दिया है CLR और मैं इसका नाम कर लेता हूँ इंटर कलर, ठीक है। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर लगाया इनपुट टैग और मैं इसकी आईडी को डिफ़ाइन कर देता हूँ जो कि हमने फॉर के अंदर लिखी है। तो आईडी 1 मिनट, आईडी इक्वल कलर, ठीक है। नेम में कर देता हूँ कलर और जो इनपुट टाइप है इसमें आपको लिखना है कलर। अगर आप यहाँ पर इनपुट टाइप की जो वैल्यू कलर है, जहाँ पे अभी तक आप पासवर्ड, टेक्स्ट,
नंबर लिखते आ रहे थे, जब आप यहाँ पर कलर लिखेंगे तो इस केस में यहाँ पर एक कलर पैलेट आ जाएगा। इसको हमने सेव किया और इस पेज को हमने ब्राउज़र पर ओपन किया तो आप देखेंगे यहाँ पर लिख के आ चुका है इंटर कलर। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पर एक कलर पैलेट आ चुका है, जहाँ पे यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो कलर है उसको इनपुट कर सकता है। अगली जो वैल्यू है मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा काम स्पीड से हो। तो कंट्रोल सी और थोड़ा सा स्पेस देने के बाद यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी और यहाँ पर एक बी आर लगा देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए मुझे यूजर से ईमेल को इनपुट कराना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर जो टाइप है इसकी वैल्यू करेंगे ईमेल, और ये जो मैं आपके साथ में वैल्यूज शेयर कर रहा हूँ टाइप की एट्रीब्यूट की, ये सभी की सभी HTML5 में इंट्रोड्यूस की गई हैं। बेसिकली HTML5 कुछ नहीं बल्कि HTML का 5वां वर्जन है। और आपको पता है कि जब भी कोई भी किसी सॉफ्टवेयर का या किसी हार्डवेयर का नया वर्जन आता है तो उसमें कुछ खामियों जो पिछले वाले वर्जन में थी उनको दूर की जाती हैं और कुछ नए फंक्शन को उसमें ऐड किया जाता है। तो उसी प्रकार से जब HTML5 को रिलीज़ किया गया जो कि HTML का 5th वर्जन है, तो इसमें जो पहले के कुछ एलिमेंट्स थे उनको हटा दिया गया और कुछ नए एलिमेंट को HTML5 में ऐड कर दिया। तो कलर, ईमेल, URL, सर्च, नंबर, रेंज, मंथ, वीक, डे, ये सब क्या हैं? ये सभी के सभी नई वैल्यूज़ हैं जो कि टाइप एट्रीब्यूट की हैं जिन्हें HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैं यहाँ पर लेबल क्रिएट करता हूँ EM के नाम से, ठीक है जी, EM यानी कि ईमेल। मैंने कहा कि इंटर ईमेल। बेसिकली जब आप यहाँ पर टाइप की वैल्यू ईमेल लिखते हैं तो इस केस में क्या होता है, जब यूज़र उस फील्ड में ईमेल फिल करता है अगर वो ईमेल वैलिड होगी तो कोई मैसेज नहीं दिखेगा, बट अगर वो एक इनवैलिड ईमेल होगी तो ये आपको सजेशन देगा कि भैया जो आपने ईमेल इनपुट की है वो सही नहीं है। तो जब भी आप ईमेल एट्रीब्यूट ईमेल वैल्यू का यूज़ करते हैं तो उस केस में वो ईमेल को वैलिडेट कर लेता है कि वाकई में वो ईमेल है या फिर नहीं। और मैं इसका जो नेम है वो कर देता हूँ यू ईमेल, ठीक है, और आईडी कर देता हूँ EM, ठीक। और इसको भी यहाँ से लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि जो अगला एलिमेंट इंसर्ट कराऊँ तो वो नई लाइन पे आए। इसको हमने कर दिया है सेव और पेज को हमने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है इंटर ईमेल। अब इस बात को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक सबमिट बटन लगाना होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है जी। इसको कर देता हूँ सेव। अब आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर कुछ भी इंटर कर दिया, मैंने यहाँ पर कुछ भी इंटर कर दिया, ठीक है। मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो आप देखिए ये बोल रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस RT इज़ मिसिंग एन @ क्योंकि इसको पता है कि जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें @ सिंबल होता ही है। आपने पढ़ा होगा कि जो ईमेल है वो 2 पार्ट में होता है और दोनों पार्ट को @ के जरिए अलग किया जाता है। @ के पहले वाला पार्ट यूज़र नेम होता है और @ के बाद वाला पार्ट डोमेन नेम होता है। तो इसने बोला कि भैया ये फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक कि आप इसमें करेक्ट ईमेल फिल नहीं करोगे। मैंने कर दी rtrt@examzilla.com। तो आप देखिए जो ये फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कलर की वैल्यू वो आ चुकी है जो यूज़र ने सेलेक्ट की थी। उसके बाद जो यू ईमेल है इसमें आ चुका है rtrt@examzilla.com। तो आपने देखा कि जो ईमेल है ये कितना यूज़फुल होता है क्लाइंट के कंप्यूटर पर ही ईमेल को वैलिडेट करने के लिए। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम लोग अगली वैल्यू के बारे में बातचीत करते हैं, एंड दैट इज सर्च। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा टास्क करना है जिसमें आप यूज़र से वैल्यू को लेंगे तो इस केस में आपको यहाँ पर जो टाइप है इसकी वैल्यू सर्च करनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं SC और यहाँ पर भी मुझे SC करना होगा क्योंकि ID और फॉर सेम होने चाहिए। और मैं लिख देता हूँ यूजर सर्च, ठीक है, और
सर्च टर्म। अभी आपको इसका यूज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप वेब पेज क्रिएट कर रहे होंगे और वहाँ पर आप यूज़र को इंटरफेस देंगे, भैया जो ये वेबसाइट है इसमें आपको जो कुछ भी सर्च करना है आप इस बॉक्स में इंटर करें, तो बैक एंड में क्या लिखा गया होता है, टाइप की वैल्यू सर्च। देन इसके बाद जो अगला एलिमेंट आने वाला है वो है टेल, कि अगर आपको यूज़र से टेलीफोन नंबर लेना है, क्या, अगर आपको यूज़र से टेलीफोन नंबर लेना है तो आपको टाइप की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, टेल। इसका मतलब क्या है कि वो समझ जाएगा कि मुझे एक टेलीफोन नंबर इंटर करवाना है, और मैं नेम कर देता हूँ यूज़र का टेलीफोन नंबर, और आईडी कर देता हूँ टीएल, और फॉर की वैल्यू भी कर देता हूँ टीएल। अभी आप देखेंगे कि ये पूछ रहा है इंटर ईमेल, क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर आएगा इंटर टेलीफोन नंबर, ठीक है। और इसको हमने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर देखिए मैंने इंटर कर दिया 7607418817। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप टेलीफोन नंबर को अगर इनपुट करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर टाइप की वैल्यू टेल लिखनी चाहिए, जो कि एक अच्छी आदत मानी जाती है किसी भी डेवलपर के लिए। इसके बाद जो अगला टैग आने वाला है वो है कि अगर आप यूज़र से कोई URL इंटर करवा रहे हैं तो आप इसके लिए जो टाइप है उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू URL लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर कर दिया है URL, और फॉर में कर देता हूँ URL कर देता हूँ, क्योंकि सही रहेगा, यही पढ़ने में सही लगेगा, ठीक है, URL, और मैं आईडी भी URL ही कर देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, अगर यूज़र ने इस फील्ड में गलत URL इंटर करी है तो ये फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ले रखा है फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक है, तो ये एक करेक्ट URL है, क्योंकि इसमें HTTP भी है, www भी है, डोमेन नेम भी है, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर कोई गलत URL इंटर कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये बोलेगा प्लीज़ इंटर आ URL। क्यों, क्योंकि जो हमने इंटर किया है वो एक सही URL नहीं है। इसके बाद जो अगला एलिमेंट है HTML5 में वो आपको मिलता है नंबर। नंबर तो छूट ही गया, तो इसमें आपका आ जाएगा नंबर। तो अगर आप यूज़र से कोई नंबर इनपुट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो टाइप की वैल्यू है वो लिखेंगे नंबर। और ध्यान दीजिएगा जो भी मैं आपको वैल्यूज़ बता रहा हूँ ये सभी की सभी HTML5 में इंट्रोड्यूस की गई थी। और मैं यहाँ पर लेबल कर लेता हूँ नम, और नेम कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर कर लेता हूँ, नंबर सही रहेगा नाम। हालांकि भी इसका यूज नहीं, जब आप लोग बैक एंड के साथ में काम करेंगे तब इनका यूज़ होने वाला है, बट आपको आदत पड़ जाए, आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इंटर नंबर, इंटर नंबर। अब मैं जो कुछ भी इंटर करूँगा वो नंबर ही अगर होगा तभी वो लेगा, नहीं तो वो नहीं लेगा। मैं प्रेजेंट टाइम में अल्फ़ाबेट टाइप कर रहा हूँ बट यहाँ पर कुछ टाइप नहीं हो रहा है। अगर मैं नंबर टाइप करूँगा तो यहाँ पर नंबर टाइप हो जाएगा, और आप यहाँ से जो नंबर है उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। इसी के सीरीज़ में जो अगला वैल्यू आने वाला है वो है रेंज, जो कि नंबर के तरह ही है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप नंबर। अभी मैं यहाँ से नेम को हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है। जब आप लोग बैक एंड लैंग्वेज के साथ में काम करेंगे तब आपको इसकी नीड होगी। और मैं यहाँ से लेबल को भी हटा देता हूँ क्योंकि इसमें आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। लेबल का क्या यूज़ है ये तो आपको पता ही चल चुका है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि भैया जो ये है आप यहाँ पे क्या करिए, आप नंबर को इनपुट करिए, ठीक है। तो सॉरी, हम बात करने वाले थे रेंज के बारे में। तो हमने यहाँ पर लिखा टाइप रेंज, और जो रेंज है मैंने डिफ़ाइन कर दी कि भैया जो इसमें आप नंबर इनपुट करने वाले हैं उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो होनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मान लीजिए हो सकती है लाइक 5। इसको हमने सेव किया,
जो इसका परिणाम है वो आपको दिखेगा भी। ये देखिए, तो आप देखिए जो ये बन के आ रहा है ना आपको बार टाइप का, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 है। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर जो स्टेप्स हैं उसने क्या किया, 10 जो मैक्सिमम वैल्यू थी और मिनिमम वैल्यू थी उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा था उसको उसने डिवाइड कर दिया और उसी के आधार पर यहाँ पर उसने स्टेप क्रिएट कर दिए हैं। तो आप इस प्रकार से रेंज डिफाइन कर सकते हो। साथ ही अगर आपको लगता है कि जो ये स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स आपको लग रहा होगा ये हचके दे रहा है तो इसको हम बोलते हैं स्टेप, तो आप स्टेप को भी डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने कहा कि जो स्टेप की वैल्यू है वो होनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 3, मैंने कर दिया है 3। तो इस केस में क्या होगा, वो 3 के एवज में यहाँ पर स्टेप क्रिएट करेगा। तो देखिए 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर कुछ शायद मिस्टेक हो रही है, स्टेप की वैल्यू 3। अच्छा जी, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट, इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमने दे रखी है मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 5। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो 3 है एक ही बार आएगा, क्योंकि 0 1 2 3, 0 1 2 एक स्टेप यहाँ बन जाएगी, 3 4 5, 1 मिनट, 0 मिनिमम हो जाएगी 0 और अधिकतम 5। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आने वाला है, अगर मैं यहाँ पर 6 करूँगा तो उस केस में यहाँ पर 2 स्टेप हो जाएंगी, क्योंकि 3 2 जा 6। अभी आप देखिए यहाँ पर इसको हमने रिफ्रेश किया तो अब इस केस में क्या होगा, एक स्टेप हो जाएगी 3 से, फिर इसके बाद 3। मैं यहाँ कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 10। तो इस केस में कितने बनेंगी, तो आपका आंसर आएगा कि इस केस में बन जाएंगी 3 3 की 9, यानी कि 3 स्टेप्स। ठीक है, देखिए आप 1 2 और 3, बाकी एक बच रहा है, क्यों, तो आपको पता ही है कि वैल्यू 10 है, जहाँ 9 तक रहा है। तो इस प्रकार से आप स्टेप की वैल्यू को भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हो। जब आप प्रोजेक्ट के साथ में काम करोगे तब जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, नंबर हो गया, रेंज हो गया, हाँ अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइम के बारे में। 1 मिनट, इसको यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट, कंट्रोल C। अब बात हम लोग कर लेते हैं डेट के बारे में। तो हमने यहाँ पर लिखा डेट। तो अगर आपको डेट और टाइम इंसर्ट कराना है यूजर से तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेट टाइम हाइफन लोकल। ध्यान दीजिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेट टाइम होगा, यहाँ पर जोन का सिलेक्शन नहीं पॉसिबल है। और यहाँ पर भी आप लोग जो डेट यूजर से लेने वाले हो वो मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि जो इसका पायलट है वो किस प्रकार से आएगा। अलग अलग ब्राउज़र पे जो पायलट है डेट टाइम का वो अलग अलग शो होगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ चुका है कैलेंडर, जहाँ से हम लोग डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी में आपको मिलता है एक और है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मंथ और ईयर सेलेक्ट करवाना है तो आप कैसे करवाएंगे। तो इसको हम यहाँ से जाएंगे कंट्रोल V। मैंने कहा कि अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि अगर मुझे मंथ और ईयर सिर्फ इंटर करवाना है तो हम क्या करेंगे, जो टाइप है इसकी वैल्यू में लिखेंगे मंथ। तो इस केस में क्या होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आप इनका यूज इसके साथ में कर सकते हो कि मिनिमम मंथ क्या हो सकता है और अधिकतम क्या हो सकता है। और यहाँ पर देखिए मंथ और ईयर, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि ईयर कौन सा है और मंथ कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है जून 2022 और आप यहाँ पर क्लिक करके जो बोल सकते हो जो इसका ईयर है वो आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर बटन दबाकर, इस बटन को दबाकर जो आपने इनपुट किया था उसको क्लियर कर सकते हो। इसी की सीरीज़ में अगला है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जो वीक है उसको इंसर्ट करवाना है, उसको इनपुट करवाना है तो आप कैसे कराओगे। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिखूँगा इसकी वैल्यू को क्या हम लोग क्या करने वाले थे, हाँ वीक को इंटर करने वाले थे। तो हमने यहाँ पर लिखा वीक और यहाँ पर हमने कर दिया कि वीक को इंटर करिए कि हम यहाँ पर जो वैल्यू लेने वाले हैं वो वीक में होगी। तो
यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि कौन सा वीक है, तो मैंने कहा 21st वीक। तो यहाँ पर देखिए 21st वीक और ईयर कौन सा है 2022। तो इस प्रकार से आप वीक को, जो वीक की वैल्यू है, इनपुट करवा सकते हो। इसी की सीरीज़ में अगला है कि अगर आपको यूजर से कोई इमेज अपलोड करवानी है या आप चाहते हैं कि अभी तक क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बटन है उस पर लिख के आ रहा है सबमिट, बट आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई इमेज आए जो वो इमेज रहे वो एज आ सबमिट की तरीके काम करे। मतलब क्या है कि जो ये फॉर्म है, फॉर्म को भर दिया जाए, भरने के बाद यहाँ पर जो बटन आ रही है सबमिट की, ये यहाँ पर ना आए, बल्कि मैं यहाँ पर एक इमेज लगाना चाहता हूँ। जब मैं उस इमेज पर क्लिक करूँ तो वो सबमिट बटन का काम करे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस टाइप से, क्या, सबसे पहले इनपुट टैग, ठीक है। इनपुट टैग लगाने के बाद आपको जो टाइप है इसमें लिखना होगा इमेज, हमने लिख दिया है। देन इसी में आपको लगाना पड़ेगा क्या, उस इमेज, जो आप इमेज लगाना चाहते हैं उसका सोर्स। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे src, और जो आपके पास इमेज है वो आप यहाँ पर उसको दे देंगे URL। तो मेरे पास अगर कोई डेस्कटॉप में इमेज पड़ी होगी तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, मेरे पास है कौन सी, नाम है O लेवल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ olevel.png, और मैं इसकी हाइट बहुत कम कर देता हूँ क्योंकि जो फ़ोटो है वो काफ़ी बड़ी है। कर देता हूँ मैं हाइट 50 भी ज़्यादा ही है, 25, ठीक है। और विड्थ कर देता हूँ लाइक 50, ठीक है, सेव। अभी आप देखेंगे कि जो काम हम लोग सबमिट की हेल्प से कर पा रहे थे वही काम हम लोग इस इमेज पे क्लिक करके कर सकते हैं। आपको इमेज शायद दिख रही होगी, हालांकि बहुत छोटी हो गई है। जो ये इमेज है ना, ये इमेज भी सबमिट बटन की तरह की ही काम करने वाली है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो जो ये फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। तो जो ये वैल्यू है ये भी HTML5 में ही इंट्रोड्यूस की गई है। इसके अलावा अगर आप यूजर से कोई ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या कोई इमेज अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखेंगे इनपुट, और टाइप की वैल्यू लिखेंगे फाइल, ठीक है जी। और इसको मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर बैक एंड के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर यूजर को देता हूँ मैसेज कि भैया आपको यहाँ पर फ़ाइल अपलोड करनी है, तो अपलोड फाइल, ठीक है जी। और इसको हमने किया रिफ्रेश, तो देखिए लिख के आ चुका है अपलोड फाइल। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये खोल देगा कि भैया आपको कौन सी फ़ाइल अपलोड करनी है। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, आप देखेंगे कि वो फ़ाइल यहाँ पर शो हो रही है। तो इस प्रकार से आप फ़ाइल को अपलोड करवाने के लिए फ़ाइल जो वैल्यू है इसका यूज़ ले सकते हो। तो जो काफ़ी यूजफुल थे और पॉपुलर भी हैं, इनकी नीड पड़ती है जब आप वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं। हमने इन तमाम वैल्यू को आपके साथ में डिस्कस किया है। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपको वेब पेज में किसी मीडिया फाइल या किसी मीडिया को एम्बेड करना है तो आप ये काम कैसे कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा 7607418817।